Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 2nd of March 2021. तो गाइज आज है तारीख 2 मार्च 2021 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और वहाँ पे आप लोगों को सर्च बॉक्स देखने को मिलेगा। यहाँ पर टाइप कर लेना दीपक यादव एजुकेशन, आप लोगों को ये चैनल मिल जाएगा। देखो इस तरीके से चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। करना क्या है आप लोगों को, वो इसी चैनल का लिंक है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे चैनल ओपन हो जाएगा, इसको ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा ये होगा, आप लोग यहाँ पर डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, ढेर सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो इसको जाकर ज़रूर ज्वाइन कर लेना। ओके, नाउ बढ़ते हैं आगे। और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप लोग को मैप में जाकर देखना है डेनमार्क को, जाकर अच्छे से देखना है डेनमार्क कहाँ पर एग्जैक्टली लोकेटेड है, किस किस से अपने बाउंड्री शेयर करता है। ये सारी चीज़ें अच्छे से मैप में देखने के बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप कर लेना, जिससे कि आप इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। नाउ स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा सबसे पहला आर्टिकल, बात करी गई है अगेन कोविड-19 वैक्सीन के बारे में। इस आर्टिकल के बारे में हम लोग पिछले कई टाइम से डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली बात करी जा रही है जिनकी एज 60 प्लस है या फिर 40 प्लस वाले एज वाले हैं, ठीक है, जिनकी उम्र 60 साल है या फिर 40 से प्लस वाले एज वाले लोग हैं, इनको वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। और हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था 1 मार्च से इनको वैक्सीनेशन दिया जाएगा। तो कल 1 मार्च निकल गई, तो उसी के लिए बताया गया है पहले दिन पर ही जो 25 लाख साइन अप देखने को मिले हैं कोविड-19 वैक्सीन के लिए, ठीक है। 25 लाख रजिस्टर्ड हुए हैं। और कहाँ पर रजिस्टर्ड हुए हैं, कोविन ऐप पर, कि अगर आप लोग को कोविड-19 की वैक्सीन चाहिए तो आपको पूरा अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो पहले कोविन पोर्टल पर यहाँ पे देखने को मिला है, कल मंडे था, तो मंडे में 25 लाख लोगों ने, आप कह सकते हो, अपना रजिस्ट्रेशन करा है, जिनकी उम्र 60 साल है या फिर 40 प्लस है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो मतलब कि वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुका है जिनकी एज ज़्यादा है, ओल्डर पीपल के लिए। ओके, उसी के साथ एक छोटा सा आर्टिकल यहाँ पे और ऐड है। यहाँ पे बात करी गई है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी अपना पहला वैक्सीन का डोज ले चुके हैं। एम्स के अंदर ये वैक्सीन का डोज लेकर आए हैं, ठीक है। एम्स की फुल फॉर्म क्या है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो यहाँ पर इनको पहला वैक्सीन का डोज दे दिया गया है, आप लोगों को ये पिक्चर के अंदर भी दिख रहा होगा। ओके, नाउ अब आते हैं हम लोग सेकंड आर्टिकल की तरफ। ये वाला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, छोटा सा आर्टिकल है, बट ये आज के न्यूज़पेपर में 4 जगह पर कवर करा गया है, ठीक है। तो हुआ क्या है बेसिकली मैं भी आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ क्योंकि आर्टिकल छोटा सा है और इसी के बारे में एक बहुत डिटेल आर्टिकल आया है, वो है पेज नंबर 9 पर। तो वहाँ पर हम लोग उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। हुआ क्या है, चाइनीज़ साइबर अटैक फॉइल्ड पावर मिनिस्ट्री। मुंबई के अंदर 12 अक्टूबर 2020, पिछले साल अक्टूबर 2020 में क्या हुआ था, पावर आउटेज देखने को मिला था। पावर आउटेज मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी वहाँ की चली गई थी, पूरी तरह से बिजली चली गई थी, वहाँ पे बिजली के अंदर कट डाउन देखने को मिल गया था। उसके पीछे का रीज़न चाइना का साइबर अटैक हुआ था, ठीक है। तो इसके बेसिस पे कल एक रिपोर्ट आई है न्यूयॉर्क टाइम्स का, तो उसी ने यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई हैं। तो कल से ही ये आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है, चाहे आप इंडियन एक्सप्रेस ले लो, इकोनॉमिक टाइम्स ले लो, फाइनेंशियल एक्सप्रेस ले लो, बिजनेस स्टैंडर्ड ले लो, द हिंदू ले लो, सभी न्यूज़पेपर के अंदर ये आर्टिकल कवर करा गया है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर उसी के बारे में बताया गया है कि 12 अक्टूबर को ये सिचुएशन देखने को मिली थी मुंबई के अंदर, और ये सारी चीज़ें कवर करी हैं एक न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने। और उसके बेसिस पे हम लोग आगे बात करने वाले हैं। पेज नंबर 9 पर ये थोड़ा सा डिटेल में आर्टिकल है, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ओवरव्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो आगे तक बने रहना, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। नाउ आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 2 की तरफ आते हैं। यहाँ पर हमारे लिए एक ही आर्टिकल आप लोग देख पाओगे, क्या बात करी गई है। खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको आइडिया होना चाहिए क्योंकि एडिटोरियल आ सकता है कभी भी इसके बेसिस पे। तो आर डे मतलब रिपब्लिक डे। तो रिपब्लिक डे पर यानी 26 जनवरी पर एक बहुत बड़ा वायलेंस केस हो गया था। आप लोगों को मालूम होगा कि जो फार्म प्रोटेस्ट है, फार्मर क्या मांग रहे थे, ट्रैक्टर रैली की डिमांड थी। तो ट्रैक्टर रैली निकाली गई थी, साथ ही साथ पुलिस वाले भी, और ट्रैक्टर रैली यानी फार्मर और पुलिस के बीच में आपस में डिस्प्यूट हो गया था। सभी लोगों को मालूम होगा, हमने डिटेल में डिस्कस भी किया था, ठीक है। तो उसी के ऊपर बताया गया है कि बहुत सारे लोगों को वहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया था। नाउ अब जो दिल्ली कोर्ट है उसने बहुत सारे लोगों को बेल दे दिया है जिनको गिरफ्तार करा गया था रिपब्लिक डे के वायलेंस केस में, ठीक है। तो आप अच्छी तरीके से अब इसको लिंक कर सकते हो, जिनको गिरफ्तार करा गया था उनको अब वापस से बेल दे दी गई है। ओके,
नाव आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 3 के ऊपर अगेन सीनियर सिटीजन्स के बारे में बताया गया है। ये आर्टिकल भी 4-5 बार जगह आज कवर करी दी गया कवर करा गया है, खैर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बात यहाँ पे वही करी जा रही है बार बार कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं भाई वो रेडी हो चुके हैं अपनी फर्स्ट शॉट के लिए, और पहले दिन कल 1 मार्च थी तो भाई स्टार्ट हो चुका है सीनियर सिटीजन्स को वैक्सीनेशन देना। नाउ पेज नंबर 4 की तरफ आएंगे, यहाँ पे हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल है नहीं, आगे बढ़ेंगे। नाउ आते हैं पेज नंबर 8 पर। पेज नंबर 8 पे आप लोगों को ये कुछ आर्टिकल दिखेगा, ये वाला आर्टिकल दिखेगा, ये हमने अभी के अभी डिस्कस किया है पेज नंबर 1 के ऊपर, ठीक है। एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। वही 25 लाख लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है, 25 लाख लोगों ने रजिस्टर्ड करा है पहले दिन पर, वो बताया गया। साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ने वैक्सीन ली है उसके बारे में बताया गया। चाइनीज़ साइबर अटैक, अगेन ये आर्टिकल आया है, मैंने क्या बोला था आगे हम इसको डिस्कस करेंगे पेज नंबर 9 पर। तो बस आ ही गए हम लोग, यहाँ पर हम लोग इस आर्टिकल को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो बात क्या है, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में इसको डिस्कस करूंगा, ध्यान से सुनना। चाइनीज़ में हैव टारगेटेड पावर सिस्टम पोर्ट्स सेज यूएस फर्म। अब यहाँ पे क्या करा है, चाइना ने पावर सिस्टम को टारगेट किया है, हमारे मुंबई के पावर सिस्टम को टारगेट किया, यानी इलेक्ट्रिसिटी वाला जो सिस्टम है उसको आप कह सकते हो पूरी इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी, इस तरीके का सिचुएशन आ गया था 12 अक्टूबर को, ठीक है। तो फिर यहाँ पे बात करी जा रही है, ऐसा यूएस फर्म बोलता है, यूएस की रिपोर्ट बोलती है। तो पहले आप तो ये पिक्चर देखो, ये पिक्चर आप लोग देख रहे हो, उसके नीचे देखो क्या मैसिव आउटरीच देखने को मिला है। कम्यूटर्स जो आने जाने वाले लोग थे वो सब अभी मुंबई स्टेशन पे फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि पावर कट हो गया, अब बिजली से ट्रेन चलती है, तो भाई यहाँ पर वो ऑब्वियस सी बात है, ना ट्रेन चलेगी ना कुछ चलेगा, ठीक है। और ऐसी सिचुएशन मुंबई के अंदर बहुत ही कम आती है। मुंबई के अंदर तो खुद लाइट वगैरह कुछ सेकंड्स के लिए जाती है, क्योंकि बहुत बड़ा लॉस हो जाता है वहाँ पर। इंडस्ट्रीज पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर, ठीक है। अगर लाइट चली जाएगी तो बहुत सारे काम अटक जाएंगे, लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो लाइट तो बहुत कम ही जाती है। ऐसी सिचुएशन वहाँ पे देखने को मिल गई थी, और ये तो सिचुएशन पूरे की पूरी मुंबई की पावर आउटेज देखने को मिला था, ठीक है। तो बेसिकली इसके पीछे का रीज़न बोला जा रहा है साइबर थ्रेट, ठीक है। आप यहाँ पर बोलोगे कि चाइना का साइबर अटैक था ये वाला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया जो साइबर अटैक था ये कौन सा था, मेलवेयर नाम दिया गया, ये चाइना का मेलवेयर अटैक है, यानी कि बहुत खतरनाक ये भी एक अटैक होता है। तो इसी तरीके का मेलवेयर बहुत टाइप से होते हैं, ठीक है। तो उसमें से एक ये मेलवेयर अटैक है, जिससे कि यहाँ पर ये 12 अक्टूबर को देखने को मिला था ग्रिड फेलियर, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फेल हो गई थी पूरे के पूरे मुंबई के अंदर। नाउ अब यहाँ पे आप लोग देख पाओगे बहुत सारे ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। उस समय क्या चल रहा था, उस समय हमारा LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इंडिया चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ चल रहा था। आप लोगों को मालूम होगा पिछले साल हमारा ऐसे ही टाइम निकल गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताई किसने, ये बताई है US की एक फर्म है, और साथ ही साथ आप कह सकते हो US की एक फर्म, एक रिपोर्ट है रिकॉर्डेड फ्यूचर, और उसके बाद द न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये आर्टिकल लेकर आया है। सबसे पहले द न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये सारी चीज़ें पब्लिश करी थी, फिर उसके बाद हमारी मिनिस्ट्री ने देखा तो मिनिस्ट्री ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और बोला हाँ ये सही बात है, ऐसा ही हुआ था बिल्कुल जैसा यहाँ पे बताया जा रहा है। तो 12 अक्टूबर को हुआ था ग्रिड फेलियर मुंबई के अंदर, जिसका सबसे बड़ा इसके पीछे का रीज़न है चाइना का मेलवेयर। तो चाइना के मेलवेयर की वजह से यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखने को मिली थी, ओके। और उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे जो पावर मिनिस्ट्री हमारी, उन्होंने कंफर्म भी कर लिया ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हुई हैं हाँ बिल्कुल सही था, ये इम्पैक्ट पड़ा था इस चीज़ का, बिल्कुल सही यहाँ पर रिपोर्ट बताती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग को अभी मालूम चला है, जो गवर्नमेंट है हमारी वो पहले से अलर्ट हो गई थी। यानी जब ये 12 अक्टूबर को ये सारी सिचुएशन हुई थी तो बहुत सारे लोगों का ये ऑलरेडी कहना था, बहुत सारे लोगों को इसके ऊपर शक हो गया था कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है और इसके पीछे का ये साइबर थ्रेट ही है, साइबर अटैक ही है। क्योंकि मुंबई के अंदर जो साइबर सेल है वहाँ पर उसका कहना था कि हाँ भाई ये साइबर अटैक ही है एक, ओके। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख पाओगे एक और चीज़ बताई गई है, वो क्या है, पहले तो ये बात फैली नहीं, फिर उसके बाद इतनी तेज़ी से फैलेगी, सभी जगह पर इस आर्टिकल को कवर कर लिया गया। लेकिन उसके पीछे यहाँ पे आप लोग एक चीज़ और देख पाओगे, इंट्रूजन इन May 2020 ऑनवर्ड्स विच वर चाइना लिंक बट सेपरेट टू द रेड इको। यहाँ पे एक बात आई है, रेड इको का नाम आया है। तो रेड इको क्या है, ये भी बिल्कुल एक मेलवेयर की तरह है। रेड इको बहुत ही खतरनाक आप कह सकते हो सिस्टम है जो कि यहाँ पे चाइना इस्तेमाल करता है। आप कह सकते हो साइबर अटैक के लिए लोग इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर और कुछ नहीं है, और मैंने आप लोगों को बता ही दिया क्या सिचुएशन थी, क्या हुआ था उस दिन, और कैसे कैसे यहाँ पे सारी सिचुएशन कैसे एक्सेप्ट करा गया है, क्या क्या इस्तेमाल करा गया है, ये हम लोगों ने सारी चीज़ें इस आर्टिकल के अंदर कवर कर लिया है,
ठीक है, मैंने फिर से बता रहा हूँ, ये आर्टिकल सभी जगह पर कवर करा गया है, सारे ही न्यूज़पेपर के अंदर कवर करा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। ओके, उसके बाद हाँ यार, एक आर्टिकल ये वाला आप देखोगे, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट यहाँ पे G23 आ रहा होगा। ठीक है, आप सोच रहे हो यार कोई नई बॉडी आ गई G23, तो ऐसा कुछ नहीं है। G23 यानी कि एक कांग्रेस का खुद का संगठन है, तो उसके बारे में बात करी गई है, इसको इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाओ कि हाँ G23 ये कोई नया ग्रुप आ गया, ऐसा नहीं है। पेज नंबर 10 पर आएंगे तो पेज नंबर 10 पे अगेन जो है वही वैक्सीनेशन को लेकर बताया गया, जो ओल्ड एज पीपल हैं उनकी वैक्सीनेशन को लेकर आप देखोगे पिक्चर्स देखने को मिल रही है। 1 मार्च को जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन दिया गया है, तो उसको छोड़ते हैं। यहाँ पे आएगा नेक्स्ट आर्टिकल, बात करी गई है 5 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी 84% तक केसेस कोविड के एक्टिव हैं। ठीक है, तो एक्टिव देखने को मिल रहे हैं अभी भी 84% तक। और वो कौन कौन से 5 स्टेट्स हैं, अगर हम बात करें 5 से थोड़ा सा ज़्यादा ही हैं, लेकिन मेनली जो 5 स्टेट्स का नाम बताया जा रहा है वो है महाराष्ट्र, केरला, पंजाब, कर्नाटका, तमिलनाडु। ठीक है, तो यहाँ पर केसेस सबसे ज़्यादा तेज़ी से निकल रहे हैं। और आप देख पाओगे पिछले 24 घंटे के अंदर कंट्री ने 106 डेथ को आप कह सकते हो कोविड-19 से रिलेटेड, ये कोविड-19 इन्फेक्शन से 106 डेथ को हुई हैं। ठीक है, पिछले 24 घंटे के अंदर तो कंट्री ने रजिस्टर्ड करा है 106 डेथ। तो आप देख सकते हो लगातार केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और हर 24 घंटे के अंदर लार्ज नंबर ऑफ केसेस हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ये वाला आएगा। ये वाला आर्टिकल हम पहले ही 2 दिन पहले कवर कर चुके हैं, इस वजह से मैंने इसको हाईलाइट नहीं करा है। बात करी जा रही है जो LPG सिलेंडर है उसके ऊपर प्राइस बढ़ चुका है 25 रुपीज़ से यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, 25 रुपये बढ़ गए हैं गैस के ऊपर, गैस सिलेंडर के ऊपर, तो उसके बारे में बताया गया है। तो ये आर्टिकल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, इस वजह से मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया है और ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ओके ना, उसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे क्लास 10th 12th वाले भी देखते हैं, आप लोग नीचे कमेंट देखते होंगे, तो उनके लिए ICSE वालों की तरफ से यहाँ पर एक नोटिफिकेशन, अभी तक CBSE का नोटिफिकेशन था कि हाँ एग्ज़ाम कब से होंगे, 4 मई से एग्ज़ाम होंगे, लेकिन अब ICSE का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। उन्होंने बोला है क्लास 12 के एग्ज़ाम्स होंगे 8 अप्रैल से और क्लास 10 के एग्ज़ाम होंगे 5 मई से। ठीक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, बट जो क्लास 12th 10th वाले स्टूडेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा देखते हैं न्यूज़ एनालिसिस, तो उनके लिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग देख पाओगे, यहाँ पर बात करी गई है व्हाट्सएप न्यू पॉलिसी बीइंग एग्जामिन्ड। तो यहाँ पे बात करी गई है, देखो एक रिक्वेस्ट दी गई जिसमें बताया गया कि जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप की जो नई प्राइवेसी पॉलिसी है, ये क्या कर रही है आज के टाइम पर जो ह्यूमन राइट्स के प्राइवेसी राइट है उनका वॉयलेशन देखने को मिल रहा है। वॉयलेशन मतलब उनका हनन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अभी आप लोग को मालूम है, मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ाया था व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को। देखो व्हाट्सएप ना अपनी एक प्राइवेसी पॉलिसी लेकर आया है। आज से पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अभी व्हाट्सएप क्या हुआ बीच में, अभी सभी लोग जब व्हाट्सएप चला रहे होंगे, जैसे ही ओपन करा होगा एक एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आया होगा, भाई एग्री कर लो इस चीज़ को। ठीक है, एग्री कर लो, वो प्राइवेसी पॉलिसी का पूरा डॉक्यूमेंट था, भाई एग्री करना ही पड़ेगा, उसमें डिसएग्री का ऑप्शन ही नहीं था। तो सभी लोगों ने एग्री करा है, क्योंकि तभी व्हाट्सएप चला पा रहे हो। ठीक है, वरना तो आपको व्हाट्सएप से शिफ्ट होना पड़ेगा। क्योंकि देखो हुआ क्या है, मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ इसके बारे में। तो पहले व्हाट्सएप आपका डेटा नहीं लेता था, अब व्हाट्सएप आपका थोड़ा सा डेटा लिएगा। ठीक है, थोड़ा सा डेटा लेगा। ऐसा नहीं है कि आपकी चैट सिक्योर नहीं है। अगर मान लो A बंदा है, ये B बंदा है, इनके पर्सनल अकाउंट हैं व्हाट्सएप पर, अगर ये बात कर रहे हैं तो अभी भी जो इनकी कन्वर्सेशन है वो एंड टू एंड इंक्रिप्ट है, मतलब कि अभी भी सिक्योर है। लेकिन मान लो A बंदे का जो अकाउंट है बिजनेस अकाउंट है, व्हाट्सएप पे बिजनेस अकाउंट भी बनते हैं। ठीक है, अगर इसका बिजनेस अकाउंट है, इन दोनों के आपस के बीच में बात हो रही है, तो फिर चैट लीक होगी। क्योंकि यहाँ पर बात करा है कि प्राइवेसी में जो व्हाट्सएप है वो आपका डेटा ले सकता है, जो बिजनेस अकाउंट है उसका डेटा ले लेगा, या फिर आप कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हो वो पता चल जाएगा, आपकी बैटरी लाइफ के बारे में पता चल जाएगा, आपका जो एड्रेस है वो मालूम चल जाएगा। ठीक है, या फिर आपकी प्रोफाइल पिक्चर, स्टेटस, ये सारी चीज़ें देख सकता है। लेकिन अगर आप लोगों का पर्सनल अकाउंट है, आपस में कॉन्वर्सेशन है आपके, तो फिर वो चीज़ें नहीं ले पाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको एक पैम्पलेट में लिखकर आ गई थी। जैसे कि हम लोग अगर बात करें, जैसे हम लोग बीच में व्हाट्सएप चला रहे थे तो स्टार्ट करते थे व्हाट्सएप, सबके लिए एक एग्री का ऑप्शन आया था, फटाफट बिना पढ़े सबने एग्री कर दिया भाई। ठीक है, पर बिना पढ़े, तो ये सारी चीज़ें थी। तो व्हाट्सएप अब यहाँ पर वैसे कि पहले नहीं हुआ करता था इसमें। ठीक है, पहले यहाँ पे व्हाट्सएप ऐसा कोई भी काम नहीं करता था, पहले कोई भी डेटा नहीं लेता था ना, वो यहाँ पे डेटा लेने लग गया है। देखो इसके पीछे का रीज़न क्या है कि आप जैसे मान लो कोई बात कर रहे हो, मैं किसी से बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसी लैपटॉप की, मैं यहाँ पे मान लो ये A बंदा है, ये B बंदा है, मैं दूसरे से बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार मुझे एक लैपटॉप लेना है। ठीक है, कि मुझे यार लैपटॉप पसंद है, ये वाला लैपटॉप खरीदना है। तो बोला हाँ भाई ये वाला है, इसके अलावा ये वाले लैपटॉप भी हैं। तो भाई क्या करेगा व्हाट्सअप, हाँ इसने कीवर्ड निकाल लिया, लैपटॉप की बात चल रही है, तो अब ये क्या करेगा, लैपटॉप के एडवर्टीजमेंट देखने को मिल जाएंगे, इसके लैपटॉप के एडवर्टीजमेंट दिखाएगा आप लोगों को। यही सारी चीज़ें होती हैं।
या ऐसे ही फेसबुक पे होता है, ठीक है। फेसबुक आपका जो मैसेंजर आपने बातचीत करी है कुछ भी, तो मैसेंजर पे से आपके की टर्म्स ले लिए जाएंगे, फिर उसके बाद आप लोगों को फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सभी जगह पर उसके ऐड देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। या फिर आप अभी ध्यान से देखना, अपनी जीमेल आईडी से कोई भी चीज़ सर्च करोगे ना सही से, ठीक है, फिर उसके बाद जब आपकी जीमेल आईडी लिंक होगी, तो आपकी जीमेल आईडी से अगर लिंक हो गया सभी जगह पर, तो आपको उसी चीज़ के एडवर्टीजमेंट देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं कि मतलब क्या करते हैं ये लोग, एक तरीके से चीज़ें निकाल कर, कीवर्ड्स निकाल कर अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर वही बात बताई है हमने, पूरा का पूरा व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी भी पढ़ लिया इसके अंदर। नाउ पेज नंबर 11 के ऊपर आएंगे, यहाँ पर एडवर्टीजमेंट है और 12 पर भी एडवर्टीजमेंट है, इसको हम लोग नहीं कवर करने वाले। पेज नंबर 13 के ऊपर आएंगे तो अगेन म्यांमार के अंदर सिचुएशन थोड़ी सी बताई गई है। तो म्यांमार के अंदर सिचुएशन आज के टाइम पर संभल नहीं रही है। क्या हुआ है आप लोगों को मालूम है, वहाँ पे मिलिट्री का रूल आ चुका है। पहले एक डेमोक्रेसी हुआ करती थी, अब वो डेमोक्रेसी को हटाकर मिलिट्री अपना रूल लेकर आ चुकी है। और पहले एक पार्टी हुआ करती थी, जैसे पॉलिटिकल पार्टी होती है जिसको सिटीज़न जो है वो चूज़ करते हैं, तो उस तरीके से चूज़ करके यहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी लाई गई थी, लेकिन मिलिट्री ने उसको हटा दिया। और जो उसकी लीडर थी ऑंग सुन सू की, ठीक है, इनका नाम है ऑंग सुन सू की, तो ये आधा नाम लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। तो आप कह सकते हो इनके ऊपर क्रिमिनल चार्ज लगा दिए, ठीक है। इनको बहुत परेशान करा जा रहा है, अभी डिटेन कर रखा था, काफ़ी टाइम तक इनको कस्टडी में ले रखा था, नाउ इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रिमिनल चार्जेस भी लगा रखे हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में बताया गया। म्यांमार के अंदर सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं संभल रही है, प्रोटेस्ट हो रहा है और आप देख सकते हो किस कदर यहाँ पे इस प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, पुलिस मार रही है। तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन देखने को मिल रही है। कल हम लोगों ने देखा था 18 लोगों की डेथ हो गई थी, ठीक है, इसी प्रोटेस्ट के बीच में। तो म्यांमार के अंदर चीज़ें नहीं सुधरती भी आ रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, बात करी गई है चाइना ने अपॉइंट कर लिया है वेटरन पीपल लिबरेशन आर्मी के बॉर्डर जनरल को टू एनपीसी पैनल। एनपीसी पैनल के लिए यहाँ पर जो है आप कह सकते हो एक पर्सन को यहाँ पे आप कह सकते हो अपॉइंट करा गया है चाइना के द्वारा। वो कौन है? वो है जनरल जाओ जोंगकी। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा आपको आइडिया ज़रूर होना चाहिए ऐसे ऐसे आर्टिकल्स का कि कौन कौन अपॉइंट हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आप देख पाओगे ये आर्टिकल बताया गया है, ट्रंप हिट्स एट 2024 रन फॉर प्रेसिडेंसी। यानी कि ट्रंप जो है जाने के बाद भी अभी भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। बात ये करी जा रही है आने वाले टाइम पे हो सकता है फिर से जो है डोनाल्ड ट्रंप आ सकें, डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी हम लोग देखने को मिल सके हम लोगों को। तो ऐसी सिचुएशन थोड़ी बहुत हम लोग को देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो बेसिकली इस पेज पर आर्टिकल जो दुनियादारी के में आर्टिकल आते हैं ना, वो यही वाला इंपॉर्टेंट था और ज़्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं। ओके ना, उसके बाद आते हैं पेज नंबर 14 की तरफ, दैट इज बिजनेस सेक्शन। इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल को कवर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बात करी गई है एनएसई के बारे में। एनएसई क्या होता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आप लोग अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते होंगे तो आप लोगों को मालूम होगा स्टॉक मार्केट बेसिकली दो चीज़ों के ऊपर चलती है, एनएसई और आप कह सकते हो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा आप कह सकते हो बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो यहाँ पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो एनएसई है इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिल गई थी अभी बीच में, ठीक है। बीच में क्या हो रहा था, आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे, जो ट्रेडिंग है ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे थे आप इसमें, यानी अपने शेयर्स खरीद बेच नहीं पा रहे थे। तो फिर इसमें क्या हुआ, इसकी वजह से बहुत ही तगड़ा जो है लॉस हुआ है इंडिया का। तो उसी को लेकर यहाँ पे बात करी गई है। जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, इन्होंने मंडे में बोला कि अभी एक टेक्निकल ग्लिच आ गया था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, जिसकी वजह से जो ट्रेडिंग होती है, शेयर्स को आप खरीदते बेचते हो, वो रुक गया था। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो भारी पड़ गया है इंडिया को ये चीज़ें। अब क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ों को इंप्रूव करना पड़ेगा, इनके ऊपर काम करना पड़ेगा। पेमेंट सिस्टम को हम लोग, पेमेंट सिस्टम जो है इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हाँ क्या प्रॉब्लम आई थी, और सीमलेस पेमेंट को इंश्योर करना पड़ेगा। यानी कि अब हमें तैयार रहना है, आने वाले टाइम पे भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं, तो उसके बेसिस पे हम लोगों को अभी से ही चीज़ों को टैकल करना पड़ेगा। ओके नाउ, अब अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट के अंदर जो है एक आपका कौन सा रेट देखते हो, सेंसेक्स का, ठीक है। सेंसेक्स रेट देखते हो, एक देखते हो निफ्टी का। तो आप इन चीज़ों के बारे में भी ध्यान रखना, ठीक है। एक होता है निफ्टी का रेट, एक होता है सेंसेक्स का रेट। सेंसेक्स क्या होता है, यानी कि टॉप 30 कंपनीज ऑफ बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। यानी कि अगर आप लोगों को स्टॉक मार्केट है, शेयर बाजार है, उसके अंदर आप लोगों को देखना है कि हाँ भाई कैसा चल रहा है बाजार, तो सेंसेक्स का रेट आप लोग देखते हो, तो वो टॉप 30 कंपनीज़ का आपको डेटा बताया जाता है। जो टॉप 30 कंपनीज़ होती है उन्हीं के बेसिस पे आप लोगों को बताया जाता है हाँ शेयर मार्केट क्या चल रहा है। ऐसे ही होता है निफ्टी में। निफ्टी में क्या होता है, टॉप 50 कंपनीज़ होती हैं, ठीक है, टॉप 50 कंपनीज ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो इसके बारे में आप लोग मालूम होना चाहिए, अगर नहीं भी होगा तो स्टॉक मार्केट के बारे में काफ़ी हद तक नॉलेज आपको रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो अगर हम बात करें नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज पर, तो बात करी गई है जीएसटी कलेक्शन के बारे में। तो जीएसटी कलेक्शन जो है बढ़ चुका है फरवरी का 7% से, तो उसके बारे में बताया गया कि 7% से फरवरी का जीएसटी कलेक्शन बढ़ा और यहाँ पर अमाउंट हो चुका है 1.13 लाख करोड़। ठीक है, तो उसके बारे में बताया गया। तो अच्छी बात है, हमारे पास सरकार के पास पैसा आएगा तो ज़्यादा हम लोग यहाँ पे पैसा लगते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, नाउ अब चलते हैं अपने एडिटोरियल सेक्शन की तरफ। और एडिटोरियल सेक्शन को कवर करने से पहले हम लोग पहले अपने कल के एडिटोरियल्स को रिवाइज करेंगे, देन उसके बाद आज के एडिटोरियल को पढ़ेंगे। ओके, नाउ चलते हैं आगे। तो यार देखो, ये कल के एडिटोरियल्स हैं जिनका हमने डिस्कशन कल कर लिया था। आज हम एक क्विक रिवीजन लेने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें तो ये दोनों ही जो आसपास के एडिटोरियल हैं ये बात करे गए हैं जो अभी हमारी सरकार एक टेक्नोलॉजी वाला रूल लेकर आई है उसके बारे में। तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कंप्लीट, जिससे आप लोग याद रख पाओ। कल हमने इन डिटेल में ही इन एडिटोरियल्स को कवर कर लिया था। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले मैं क्या करता था, जो करंट डे वाले एडिटोरियल थे उनका एक ओवरव्यू देने की कोशिश करता था, लेकिन अब कोशिश ये रहती है मैं आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे आप देखते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारी सरकार अभी एक नया रूल लेकर आई है, आईटी, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइन फॉर इंटरमीडियरीज एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। अब इसका बेसिक मतलब क्या है, अब ये जो रूल लाया गया है ये लाया गया है सोशल मीडिया को मॉनिटर करने के लिए, साथ ही साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को मॉनिटर करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे सही से बनाते हैं, सोशल मीडिया को मॉनिटर करने के लिए और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स कौन से होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं ओवर द टॉप, जिसके अंदर अमेजॉन प्राइम हो गया, ठीक है, अमेजॉन प्राइम वीडियो हो गया, या फिर आपका नेटफ्लिक्स हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे जहाँ पर स्ट्रीमिंग वीडियोज़ देखने को मिलती हैं। सोशल मीडिया कौन कौन से हो गए आप लोगों को मालूम होगा, ट्विटर हो गया, ठीक है, फेसबुक हो गया, तो ये सबसे ज़्यादा न्यूज़ के अंदर रहते हैं। अब यहाँ पर सरकार जो है ये रूल लेकर आ रही है, इस रूल का हम लोग इस्तेमाल करके क्या करेंगे, जो सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ फैल रहा है, काफ़ी हद तक देखने को मिलता है फेक न्यूज़ या फिर सेक्सुअल कंटेंट, तो इसको कंट्रोल करा जाएगा। इसी तरीके से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारा सेक्सुअल कंटेंट देखने को मिलता है, उसको कंट्रोल करा जाएगा, उसको मॉनिटर करा जाएगा। ठीक है, तो कैसे मॉनिटर करेंगे हम लोग, इसके लिए हम एक ग्रीवेंस ऑफिसर्स को हायर करेंगे, और यहाँ पे अगर किसी को भी फेक न्यूज़ फैलती हुई नज़र आती है सोशल मीडिया के ऊपर, तो वो क्या करेगा, कांटेक्ट करेगा ग्रीवेंस ऑफिसर को, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देगा, तो ग्रीवेंस ऑफिसर चेक करेगा सारी चीज़ें और ये पता लगाएगा ये जो फेक न्यूज़ है ये ऑरिजिन कहाँ से हुई है, ये पैदा कहाँ से हुई है, सबसे पहले किसने इस फेक न्यूज़ को फैलाया है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी और इस तरीके से फिर हम लोग स्टेप लेने वाले हैं। उसी तरीके से यहाँ पर सेक्सुअल कंटेंट के ऊपर भी काम करा जाएगा। हम लोग ये रूल का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया पे, मान लो ट्विटर पे कोई फेक न्यूज़ फैल रही है, तो हम लोगों के पास ये रूल है और इसको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा जो है ट्विटर को। हम लोग क्या बोलेंगे ट्विटर से, भाई इसका अकाउंट बैन कर दो या फिर ये वाली न्यूज़ हटा दो, तो वो ट्विटर को करना पड़ेगा, क्योंकि ये हम लोग लॉ लेकर आए, इनको पहले सोशल मीडिया सारे प्लेटफॉर्म्स एक्सेप्ट करेंगे, देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस रूल का इस्तेमाल करते हुए देखने को मिलेगा हम लोग का। ठीक है, अब ये जो आर्टिकल लिखे गए थे बेसिकली, ये तो मैंने आपको पहले तो बता दिया ये रूल क्या है। अब ये आर्टिकल लिखे गए थे, ये लिखे गए थे अगेंस्ट में। ठीक है, अगेंस्ट में क्यों लिखे गए थे, यहाँ पे दोनों में ही एक ही बात बोली जा रही है, भाई लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लोगों के पास अपने फंडामेंटल राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अगर सरकार के खिलाफ बात उठानी होगी कोई, अगर हम ट्विटर पे नहीं उठा रहे तो कहाँ उठाएंगे, कहाँ करेंगे, तो सरकार तो यहाँ पे एकदम से डिलीट करवा देगी सारी चीज़ें, या फिर उसके खिलाफ कार्रवाई चलेगी जिसने फेक न्यूज़ फैलाई है। तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसको सप्रेस करा जा रहा है, लोगों को बोलने का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, अगर मान लो गवर्नमेंट कुछ करती है तो लोग क्या करते हैं, ट्विटर पे सबसे पहले ट्रेंड कराते हैं। ठीक है, ट्विटर पे सबसे पहले चीज़ें ट्रेंड होती हैं। नाउ अब सरकार क्या करेगी, गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट करेगी भाई यहाँ पर ये सभी लोग हैं, इनके अकाउंट्स को बैन कर दिया जाए। अब ये रूल का इस्तेमाल करा जाएगा, सोशल मीडिया बैन कर देगा। ठीक है, काम खत्म। तो इस तरीके से जो है लोगों का जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच को सप्रेस करा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे, ये वाला आर्टिकल भी हमने कल डिस्कस किया था, नेशनल साइंस डे के बारे में बात करी गई थी। तो मैंने बताया था 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाते हैं, और उसी के बेसिस पे ऑथर ने ये भी बताया कि नेशनल साइंस डे के क्षेत्र में, अगर हम बात करें साइंस और इनोवेशन के सेक्टर में, इंडिया ने काफ़ी चीज़ें पब्लिश करी हैं, काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर रहा भी है, लेकिन अभी भी हम लोग को और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। जैसे कि हम लोग को जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला एरिया है वहाँ पर ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत है। ठीक है, ताकि हम लोग साइंस और इनोवेशन सेक्टर को थोड़ा सा ग्रो कर सकें। ये हमने कल ही पढ़ा था, और आप लोगों को मालूम होगा यहाँ पे बात ये करी गई थी, जो जीडीपी है उसका हम लोग 0.6% खर्च करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सारी कंट्रीज़, यूएसए, चाइना, इनफैक्ट ईरान, इजराइल, ये सब बहुत
काफ़ी हद तक पैसा खर्च करते हैं अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, तभी ये लोग साइंस के फील्ड में काफ़ी आगे निकल जाते हैं। तो हम लोग को इसके ऊपर स्टेप उठाना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा, तो उसका हम लोगों को आउटपुट भी देखने को मिलेगा, ठीक है, उसका हम लोगों को फल भी मिलेगा, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ये नेशनल साइंस डे के बारे में बातें बताई गई थी। ओके, ना उसके बाद हम लोग अब चलते हैं अपने आज के एडिटोल्स को कवर करने के लिए। ये हमने एडिटोल्स कल के कवर कर लिए, अब हम लोग आज के एडिटोल को कवर करेंगे, देखेंगे आज क्या क्या है। तो यार देखो, ये है हमारे कुछ आज के एडिटोरियल, और ये जो पहला पेज है इसके अंदर 2 ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं जो कि डिस्कस करने लायक हैं, और बाकी सारे आप कह सकते हो ये दोनों काम के नहीं है। ये हमारा जो है पॉलिटिकल रिलेटेड हो गया, ठीक है, इलेक्शन के बारे में बात करी जा रही है, और ये भी कुछ खास नहीं है, तमिलनाडु के इंटरनल के सिचुएशन के बारे में बताई जा रही है। ओके, नाउ यहाँ पे ये 2 आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे, एक ये हो गया, एक ये हो गया, फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पर जो आर्टिकल है उनका डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बात करी गई है ईरान डील के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। बात करी गई ईरान डील के बारे में, तो पूरे आर्टिकल में आप ईरान डील क्या है मैं आपको समझा दूंगा, क्या हुआ था, ठीक है, कौन लेकर आया था ईरान डील को, क्या कौन जो है ईरान डील से बाहर निकल कर आ गया था, नाउ अब जो बाइडन क्या चाहते हैं इस ईरान डील को लेकर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, इस ईरान न्यूक्लियर डील को हम लोग JCPOA भी बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म है जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जो कि डील करता है यहाँ पर। लेकिन अभी हुआ क्या था, 2018 में डोनाल्ड ट्रंप का टाइम चल रहा था, डोनाल्ड ट्रंप इस डील से बाहर निकल गए थे। लेकिन उससे पहले जब बैराक ओबामा का टाइम चल रहा था, तो बैराक ओबामा इस डील को लेकर आए थे ईरान के साथ। क्यों लेकर आए थे, इसको हम लोग आगे कवर करने वाले हैं। तो असली आर्टिकल स्टार्ट होता है यहाँ से। सबसे पहले बात करते हैं JCPOA के बारे में। JCPOA बोलता हूँ क्योंकि अभी हम लोगों ने इसका नाम पढ़ लिया, फुल फॉर्म पढ़ लिया। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये ईरान न्यूक्लियर डील है। अब ये आप कह सकते हो इस डील को 2013-15 में निगोशिएट करके लाया गया था, किसके बीच में, ईरान के बीच में और P5+1 कंट्रीज़ के बीच में। P5+1 में कौन कौन सी कंट्रीज़ थी, जैसे कि चाइना, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, UK, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। और फिर क्या हुआ, आने वाले टाइम पे जो यूनाइटेड स्टेट्स था 2018 में, यहाँ पे बैराक ओबामा के टाइम की बात कर रहा हूँ, तो बैराक ओबामा जब थे तो आपको देखने को मिलेगा जो फॉर्मर US प्रेसिडेंट हैं बैराक ओबामा, तब ये डील को लाया गया था। और इस डील में क्या था कि जो ईरान है, ईरान से हम लोग एक डील करेंगे, क्योंकि ईरान के अंदर यूरेनियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है, यूरेनियम, ठीक है। तो यूरेनियम एनरिचमेंट ना करे ईरान, उसके लिए हम लोग ये डील को लेकर आए थे, क्योंकि यूरेनियम एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, जिससे कि एटम बम बनाए जाते हैं, परमाणु बम बनाए जाते हैं। और एटम बम का आप लोग समझ सकते होगे क्या सिचुएशन देखने को मिलती है, एटम बम से बहुत ज़्यादा खतरा देखने को मिल जाता है। तो फिर यूरेनियम काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है ईरान के अंदर। तो ये डील करी गई थी कि ईरान जो है ये न्यूक्लियर बम ना बना पाए, ठीक है, इस यूरेनियम का एनरिचमेंट ना कर पाए। तो भाई मान भी गया ईरान ने, अच्छा खासा डील कर लिया था। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, बैराक ओबामा का टाइम चला गया, आ गए डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के आते ही क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप इस डील से बाहर निकल गए। डोनाल्ड ट्रंप ने तो भाई सीधे सीधे बोल दिया, इस डील से बाहर निकल गए, कोई ज़रूरत नहीं है इस डील के अंदर रहने की। और उसके बाद ईरान की कर दी बुरी हालत, ईरान के ऊपर सैंक्शंस के ऊपर सैंक्शंस डालते गए। ईरान को हो गया बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट, ईरान के साथ कर दिया इन्होंने। आप कह सकते हो ईरान के रिलेशन भी काफ़ी सारे ख़राब हो गए बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ। इनफैक्ट अगर हम बात करें इंडिया के साथ, तो इंडिया के साथ भी रिलेशन कहीं ना कहीं अटक रहे थे। क्यों, डोनाल्ड ट्रंप ने मना कर दिया, कोई भी ईरान से ट्रेड नहीं करेगा, ठीक है। अगर कोई ट्रेड करेगा तो उसके ऊपर भी सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे। और हम लोग पेट्रोल यानी क्रूड ऑयल, कच्चा तेल बहुत सारा लेते थे ईरान से, वो भी हमने कम कर दिया, ठीक है, इनफैक्ट ख़त्म ही कर दिया था बीच में। तो उसको देखते हुए यहाँ पे बात करी गई, ठीक है। तो ऐसी कर दी ईरान की हालत। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब यहाँ पे पूरी सर के ऊपर से पानी निकल गया ईरान के, तो ईरान ने क्या करा, अब यहाँ पे बोला हम तो एनरिचमेंट करेंगे, कर लो जो करना है। तो ईरान ने स्टार्ट कर दिया अपना खुद का एनरिचमेंट करना, यूरेनियम का एनरिचमेंट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो उसके बारे में बताया गया कि जब परेशान हो गया ईरान, तो भाई स्टार्ट कर दिया उसने, डील से निकल रहे थे, निकलो डील से, अब जो है इसका एनरिचमेंट भी स्टार्ट होगा और बनाएंगे भी न्यूक्लियर बम, ठीक है। तो उसके बेसिस पे यहाँ पे देखने को मिला ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद क्या हुआ, साल 2020 नवंबर इलेक्शन हुए। फिर उसके बाद यहाँ पर एक नए प्रेसिडेंट चूज़ होकर आ गए, ठीक है। कौन आ गए, जो बाइडन आ गए। अब जो बाइडन के अंडर में अलग रिलेशन है ईरान के साथ, वो क्या रिलेशन अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं ईरान के अंदर क्या क्या सिचुएशन देखने को मिली। सबसे पहले तो आप देख पाओगे कोविड-19 को लेकर वहाँ पर 1.6 मिलियन इन्फेक्शन हुए थे, कम से कम 60,000 लोगों की जान गई है इस कोविड-19 की वजह से। और उसके बाद भी बहुत सारी परेशानियाँ झेली हैं ईरान ने, जैसे कि वहाँ पर एक जगह आग भी लग गई थी, ठीक है, ब्लास्ट भी बहुत सारे हुए हैं वहाँ पर, ठीक है, बहुत सारे तोड़फोड़ भी वहाँ पे करवाई गई है। उसके बाद लास्ट नवंबर आप देख पाओगे, पिछला जो नवंबर निकला है, वहाँ पर ईरान के एक टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे मोहसेन फ़ाखरीज़ादे,
तो इनकी भी डेथ हो गई, इनको भी मरवा दिया गया था। तो ऐसी ऐसी सिचुएशन ईरान के साथ देखने को मिली है। लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पर आ चुके हैं कौन, आ चुके हैं हमारे जो बाइडन। लेकिन उससे पहले भी एक बात और यहाँ पे बात करी गई है, क्या, देखो जो है जब जो बाइडन आए हैं, ठीक है, जो बाइडन आ गए, अब यहाँ पर इलेक्शन हो गए तो जो बाइडन आ गए, तो जो बाइडन के अंडर में रिलेशंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बदलते हुए नजर आए। अब जो बाइडन की कोशिश ये है कि वापस से ईरान को क्या करा जाए, न्यूक्लियर डील के अंदर लिया जाए, ठीक है। ईरान के साथ वापस से डील बनाना चाहते हैं ये वही वाली, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ईरान कहीं ना कहीं अटक रहा है, ईरान सोच रहा है कि कहीं हमारे साथ फिर से ऐसा ना हो जाए, क्योंकि पहले भी यही हुआ था, बराक ओबामा का टाइम चल रहा था, ईरान डील के अंदर आ गया था, फिर उसके बाद प्रॉब्लम देखने को मिल गई। तो ऐसा वापस से रिपीटेड ना हो ये सारी चीज़ें, तो बेसिकली उसके बारे में बताया गया। और यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है ईरान को तो हम लोग न्यूक्लियर डील के अंदर लाने की कोशिश कर ही रहे हैं। उसके बाद ईरान को जो भी पैसा है उसका बहुत सारा आप कह सकते हो पेंडिंग रह गया है। जैसे कि अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया को बहुत सारा पैसा देना है ईरान को, ठीक है। सऊदी अरेबिया के ऊपर बहुत सारा पैसा का कर्ज है, तो सऊदी अरेबिया ये पैसा देगा। सऊदी अरेबिया रेडी भी हो चुका है, अब ये पैसा वापस से पहुंचाया जाएगा ईरान के ऊपर, ठीक है। तो उससे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल सकता है ईरान को। तो ये सारी सिचुएशन देखने को मिली है। तो बेसिकली यहाँ पर ईरान न्यूक्लियर डील क्या है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे और क्लियर हो गया होगा बिल्कुल ये डील क्या थी, क्या क्या हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप बाहर निकल गए और वापस से जो बाइडन चाह रहे हैं इस डील के अंदर आने की ना। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है पाकिस्तान के बारे में। देखो पाकिस्तान आज के टाइम पर अभी FATF जो बॉडी है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी ग्रे लिस्ट के अंदर है। तो उसके बारे में बात करी गई है। पाकिस्तान को अभी हम लोग ब्लैक लिस्ट के लिए अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम तक अभी ग्रे लिस्ट के अंदर रहने वाला है। इस न्यूज़ के बारे में मैं आपको 2 बार ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। एक बार डेली करंट अफेयर के वीडियो में पढ़ाया था और एक बार द हिंदू न्यूज़पेपर में पढ़ाया था परसों, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो एक बॉडी है जिसका नाम है FATF, इसकी फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अब ये क्या काम करती है, ये देखती है कौन सी कंट्री मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है या फिर किसी कंट्री के अंदर टेररिज्म फंडिंग हो रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब कि ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट कर देना गलत तरीके से। उसके बाद टेररिज्म फंडिंग यानी आतंकवाद कैसे बढ़ावा, आतंकवाद को बढ़ावा कैसे मिलता है, जब उसके पास पैसा आता है तो वो कौन सी कंट्रीज़ के अंदर टेरर फंडिंग देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे FATF ने पकड़ा पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अंदर ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। नाउ जो FATF के प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, वो है मार्कस प्लेयर। तो इनके बारे में याद रखना, इनका नाम क्या है। नाउ अब यहाँ पर आप देख पाओगे सारे टेररिस्ट जितने हैं वो पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल जाएंगे आपको, चाहे वो हफीज़ सईद हो, जैश-ए-मोहम्मद, मसूद अज़हर, ठीक है, ये सभी लोग हों। तो यहाँ पे उसी के बेसिस पे क्या है कि पाकिस्तान को काफ़ी टाइम पहले से ही इस ग्रे लिस्ट के अंदर डाल रखा है FATF ने। लगभग आप देखोगे 2008 से 15 तक पाकिस्तान FATF की लिस्ट में था, फिर उसके बाद 2018 से अभी तक जो है FATF की लिस्ट के अंदर है। और इससे पाकिस्तान को पता है कितना नुकसान हुआ है, $38 बिलियन का यहाँ पे इतना लॉस हुआ है। और अगर हम बात करें तो FATF यहाँ पे आने वाले टाइम पे कोशिश ये करेगा कि ब्लैक लिस्ट के अंदर डाल दिया जाए अगर वापस से ये सारी चीज़ें रिपीटेड होती हैं तो, ठीक है। अब बेसिकली मैंने आपको FATF के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बता दी हैं। अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, FATF अपनी 2 लिस्ट मेंटेन करके चलता है, एक होती है ग्रे लिस्ट और एक होती है ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट को हम लोग वार्निंग लिस्ट भी बोलते हैं, यानी कि अगर कोई कंट्री के अंदर टेररिज्म फंडिंग या फिर मनी लॉन्ड्रिंग देखने को मिलता है तो वहाँ पर उसको ग्रे लिस्ट के अंदर डाल दिया जाएगा, एक वार्निंग दे दी जाएगी, फिर उसके बाद अगर तब भी नहीं मानेगा वो तो उसको ब्लैक लिस्ट के अंदर डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी बेसिकली हम लोगों ने ब्लैक लिस्ट के अंदर नहीं डाला है पाकिस्तान को, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम पे डाल दिए दें। लेकिन उसको पाकिस्तान को जो है चाइना पाकिस्तान को, हाँ, चाइना सपोर्ट करने लगता है, मलेशिया सपोर्ट करने लगता है अपना वीटो पावर का इस्तेमाल करके, तो ये लोग ब्लैक लिस्ट के अंदर नहीं जाने देते हैं। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें पाकिस्तान जो है, यहाँ पे जो FATF के प्रेसिडेंट हैं प्लेयर, इनके द्वारा बोला गया पाकिस्तान अगर अच्छी तरीके से सुधर गया तो काम हो जाएगा, इसको बाहर निकाल देंगे, अदरवाइज़ ये आगे भी इसी तरीके से FATF के लिस्ट के अंदर रहने वाला है। ओके, तो गाइज देखते हैं वीडियो हो चुका है काफ़ी ज़्यादा लंबा, अभी भी हमारे 2 आर्टिकल्स रह गए हैं, तो इन 2 आर्टिकल्स का डिस्कशन हम लोग कल कर लेंगे, ठीक है। बेसिकली ज़्यादा कुछ है नहीं इस आर्टिकल के अंदर, वही है जो मैंने आपको बता रखा है, ऑस्ट्रेलिया और फेसबुक गूगल को लेकर क्या बात है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों आर्टिकल्स का हम लोग कल डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है। ओके, तो कल ऑलरेडी तो मतलब ज़रूर यार हम लोग कवर करेंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो, ठीक है। तो कल हम लोग अच्छी तरीके से देख लेंगे सारे आर्टिकल को, इन दोनों का रिवीजन कर लेंगे और उन दोनों को डिटेल में देख लेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।